वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। अपने बात कर रहे थे लेसन नंबर 12 तरंग प्रकाशिकी की, जिसके अंतर्गत हमने लास्ट क्लास में व्यतिकरण प्रतिरूप को समझा था और उस साथ में हमने ये जाना था कि जो परिणामी तरंग का निर्माण होता है उसके लिए आयाम, कलांतर या तीव्रताएं वगैरह किस प्रकार की होती हैं, और साथ में हमने संपोषी और विनाशी व्यतिकरण की आवश्यक शर्तों को भी प्राप्त किया था। तो जो संपोषी व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें थी वो तो ये थी कि यदि अध्यारोपित होने वाली तरंगों के मध्य कलांतर पाई का समगुणज होता है, जैसे 0 गुना, 2 गुना, 4 गुना, 6, 8 इसी प्रकार से समगुणज होता है पाई का, तो उस केस में संपोषी व्यतिकरण का निर्माण होता है। और इसी प्रकार यदि अध्यारोपित होने वाली दोनों तरंगों के मध्य कलांतर पाई का विषम गुणज हमें प्राप्त होता है, उस केस में विनाशी व्यतिकरण का निर्माण होता है। तो ये जो दो शर्तें हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने कल आपको कहा था कि ये दोनों शर्तें आवश्यक रूप से आप याद रखोगे। तो आपने क्या किया था, संपोषी व्यतिकरण के लिए पाई का समगुणज लिया था। समगुणज बोले तो 2n पाई, पाई का समगुणज। उस केस में क्या बनता है, संपोषी व्यतिकरण बनता है। और विनाशी व्यतिकरण के लिए आप लोगों ने क्या सीखा था, पाई का विषम गुणज। विषम गुणज बोले तो 2n + 1, और यहाँ पे क्या बनता है, विनाशी व्यतिकरण बनता है। ये दोनों ही शर्तें आगे जाके काम आने वाली हैं। ये तो बात हो गई संपोषी और विनाशी व्यतिकरण की। आज अपने बात करने वाले हैं यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की। यंग से एक साइंटिस्ट का नाम है, और अपने बात करेंगे द्विस्लिट प्रयोग यानी कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की। आज अपने बात करने वाले हैं कि यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या होगा। तो यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए अपने पास एक बिंदुवत प्रकाश स्रोत है। इस बिंदुवत प्रकाश स्रोत से, जैसा कि आप जानते हो, तरंगागर किस प्रकार का बनेगा, गोलीय तरंगागर बनेगा। जरूरी नहीं है कि प्रकाश स्रोत है वो बिंदुवत हो, आप रेखीय प्रकाश स्रोत भी ले सकते हैं। उसके कारण जो प्रकाश किरणें आएंगी वो इस प्रकार से आ जाएंगी। तो सबसे पहले अपने पास होगा सिंगल स्लिट, बाद में लेंगे डबल स्लिट। तो अपने पास ये व्यवस्था है। स्लिट का मतलब होगा यहाँ पे छिद्र, कि अपने पास इस प्रकार की एक व्यवस्था है जिसमें हमने एक छिद्र यानी कि स्लिट बना दिया, और वो स्लिट है GS। यहाँ से प्रकाश किरणें कुछ इस प्रकार से इसके ऊपर आपतित होंगी, ऐसा कुछ सिस्टम होगा। तो ये जो स्लिट S बच्चों आपको दिखाई दे रही है, बहुत पतला छिद्र है। ये जो छिद्र होता है वो बिंदुवत प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करने लगता है। तो ये अपने पास है वो कौन सा प्रकाश है, ये अपने पास होगा आपतित प्रकाश। बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है, जरा गौर से देखना, डायग्राम है यहाँ पे। आपतित प्रकाश बिंदुवत स्लिट के ऊपर, सिंगल स्लिट के ऊपर S के ऊपर आपतित होता है। तो यह सिंगल स्लिट बिंदुवत प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करने लगती है, और यहाँ से जो प्रकाश निकलेगा वो हर संभव दिशाओं में इस प्रकार से फैलेगा। यानी कि एक प्रकाश किरण इस दिशा में भी जाएगी, एक प्रकाश किरण इस दिशा में भी, ठीक इसी प्रकार से, ठीक इसी प्रकार से। ओके, जिस प्रकार से अपने घरों में एक रूम के अंदर खिड़की लगी होती है, विंडो लगा होता है, या फिर ऊपर का कोई रोशनदान या झरोका होता है, उसके अंदर से आप प्रकाश को देखते हो, तो विंडो वगैरह से आने वाला प्रकाश जो होता है वो इस प्रकार से फैलता है। ठीक है, तो ठीक परिघटना ऐसी हो जाएगी। आप यूँ समझ लो कि भाई एक प्रकार से ये दीवार है, इसके अंदर ये विंडो लगा हुआ है, और यहाँ पे जो भी प्रकाश आएगा वो प्रकाश इस प्रकार से फैलने वाला है। मतलब कि प्रकाश हर संभव दिशा में गति करेगा। तो कुल मिलाकर के ये बिंदुवत प्रकाश स्रोत बन जाएगा। और बिंदुवत प्रकाश स्रोत से जब भी प्रकाश फैलेगा भिन्न भिन्न एवरी पॉसिबल डायरेक्शन में, तो जो तरंगागर बनेगा वो गोलीय तरंगागर बनेगा। तो सबसे पहले अपने यहाँ पे तरंगागर का निर्माण करेंगे इस प्रकार से। और तरंगागर को मैं अविच्छिन्न और विच्छिन्न चाप से प्रदर्शित करूंगा, यानी कि एक तो सॉलिड लाइन होगा और दूसरा डॉटेड लाइन होगा। इस प्रकार से इनकी व्यवस्था बनती जाएगी।
ओके, यहाँ पे हमने हालांकि एक गोलीय तरंगाग्र गोलाकार आकृति का निर्माण होता है, हमने उस गोले के थोड़े से पार्ट को लिया है, एक तरंगाग्र को लिया है। तो यहाँ पे जो भी आपको सॉलिड लाइन नजर आ रही है वो तो होंगी विच्छिन्न, और जो डॉटेड लाइन होंगी वो होंगी अविच्छिन्न। इनको अपने नाम दिया है विच्छिन्न और अविच्छिन्न। तो यहाँ पे जो विच्छिन्न होंगी वो कहलाएंगे गर्त, और जो अविच्छिन्न होंगी वो कहलाएंगे सरंग। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे सरंग और गर्त को प्रदर्शित कर देता हूँ, बता देता हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है। तो जरा गौर से देखना बात को। जैसे कि एक प्रकाश स्रोत है, एक प्रकाश किरण इधर गई, एक प्रकाश किरण इधर गई, एक प्रकाश किरण इधर गई। तो ये तो तरंग की गति की दिशा, और तरंग चलेगी इस प्रकार से। ओके, सरंग और गर्त जानते हो अब क्या होता है। जब भी एक तरंग निश्चित डायरेक्शन में मूव करती है, गति करती है, तो धनात्मक दिशा में ये जो अधिकतम विस्थापन का पॉइंट होता है वो कहलाता है सरंग, और ऋणात्मक दिशा में ये जो पॉइंट होता है वो कहलाता है गर्त। ओके, तो यहाँ पे तरंग का ये जो पॉइंट होगा वो सरंग होगा, ये जो पॉइंट होगा वो भी सरंग होगा, और ये जो पॉइंट होगा वो भी सरंग होगा। यानी कि प्रत्येक रेखा के ऊपर आप देखोगे धनात्मक दिशा में मैंने मैक्सिमम विस्थापन का एक पॉइंट ले लिया है। तो ये जो तीनों पॉइंट है वो सरंग के होंगे, और सरंग वाले को मैं मिला देता हूँ तो कुल मिलाकर के ऐसी व्यवस्था यहाँ पे बन रही है। ठीक है जी। अब गर्त वाला पॉइंट लोगे तो ऋणात्मक दिशा में ये पॉइंट गर्त का होगा, ये पॉइंट गर्त का होगा, ये पॉइंट गर्त को होगा। तो इसको मैंने सॉलिड लाइन से इस प्रकार से मिला दिया, और ये था यहाँ पे डैश डैश डैश। इसी प्रकार से आप आगे चलोगे ना तो आपको सरंग गरत इस प्रकार से मिलते जाएंगे। यानी कि हमने तरंगों को ही एक प्रकार से रिप्रेजेंट किया है, लेकिन उसको सरंग और गरत का मिलान करते हुए, तरंगागर का निर्माण करते हुए हमने इसको रिप्रेजेंट किया है, जिसका रिप्रेजेंटेशन आप इस प्रकार से समझ सकते हो। सरंगों को आपस में मिलाया तो डैश 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 मिले, और गर्तों को आपस में मिलाया तो हमें एक सॉलिड लाइन मिली, यानी कि यहाँ पे विच्छिन्न चाप हो गया, और इसको मैंने नाम दे दिया अविच्छिन्न चाप। आगे जब भी तरंग इस प्रकार से मूव करती रहेंगी तो आगे भी बहुत सारे सरंग और गर्त है वो बनते जाएंगे, जो कि मैंने यहाँ पे इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रखे हैं। ओके जी, ये तो बात थी सिंगल स्लेट की। अब अपने पास होगा डबल स्लेट, यानी कि एक पर्दा होगा, उसमें दो छिद्र लगे होंगे। वो पर्दा सपोज दैट ये है, यहाँ से प्रकाश आया, सिंगल स्लिट पर आपतित हुआ, यहाँ से प्रकाश निकला है हर संभव दिशा में, और यहाँ से जो भी प्रकाश निकलेगा सपोज दैट वो एक इस छिद्र यानी कि स्लिट S1 पे आपतित होता है, और एक वो इस स्लिट यानी कि S2 पे आपतित होता है। इज दैट क्लियर? तो ये दोनों स्लिट भी बिंदुवत प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करेंगे, जैसा कि S ने काम किया था। तो यहाँ इस स्लिट के ऊपर भी इस प्रकार से तरंगागर का निर्माण होगा, और इस स्लिट के ऊपर भी अलग से इस प्रकार के तरंगागर का निर्माण होगा। कहने का मतलब जहाँ पे पहले केवल एक स्लिट था, अब वहीं पे यहाँ पे दो स्लिट आ चुके हैं, और उस तरंगागर को भी अपने सरंग और गर्त के अनुसार रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो ज़रा गौर से देखना बात होगी सिस्टम क्या बनेगा। सबसे पहले मैं S1 के तरंगागर को रिप्रेजेंट करूंगा, और बेटर होगा कि जब भी आप एग्जाम में या फिर अपनी फेयर नोटबुक में काम करते हो तो ये काम आप प्रकार की सहायता से करोगे। और ध्यान ये रखना कि यहाँ पे आपने प्रकार की नोक को रखा, इस प्रकार से एक चाप लगा दिया, फिर डैश 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 का प्रकार की पेंसिल की सहायता से चाप लगाओगे, फिर आगे फिर सॉलिड लाइन का चाप लगा दोगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि ये जो दो क्रमागत आपको रेखाएं नज़र आ रही हैं डॉट और सॉलिड वाली, इनके बीच में जो गैप है वो इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक चाप इस प्रकार लगाया और दूसरा चाप इतनी दूरी पे आ रहा है, तीसरा चाप इसके क्लोज से आ रहा है, नहीं, इनके बीच का जो गैप है वो इक्वल रहना चाहिए, अदरवाइज आपका जो डायग्राम है वो गलत हो जाएगा। ओके, तो अब अपनी बात करते हैं आगे इस स्लिट S1 के द्वारा किस प्रकार से तरंगागर बनेंगे।
ओके, तो बच्चों मैंने S1 स्लिट के लिए इस प्रकार से कुछ एक तरंगागर का निर्माण कर दिया है। हालांकि ये गोलाकार आकृति के होते हैं कंप्लीट, लेकिन मैंने कुछ एक भाग उसका ले लिया है। अब अपने क्या करेंगे, अब अपने S2 के लिए तरंगागर का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले आप S2 के लिए बनाओगे इस प्रकार से सॉलिड। देखो बनाने का तरीका क्या होगा, सॉलिड लाइन का एक पॉइंट, सॉलिड लाइन का दूसरा पॉइंट मैंने आपस में मिला दिया। अब डॉट वाला मैं डॉट से मिला दूंगा, इस प्रकार से हो गया। फिर सॉलिड वाला सॉलिड से वापस मिला दोगे, तो बच्चों कुछ समझ में आया क्या किया यहाँ पे? वेरी सिंपल, एक दो बार ट्राई करोगे बिल्कुल से समझ जाओगे। अलग अलग से सबसे पहले आप यहाँ पे एक के लिए कंप्लीट तरंगागर बनाओगे और जब दूसरे के लिए फिर से तरंगागर बनाओगे, ऐसा सिस्टम आपके सामने तैयार हो जाएगा। ओके, तो ये तो S1 से जो तरंगे निकली थी उसके कारण हमने तरंगागर का निर्माण किया है, और S2 से जो तरंगे निकली थी उसके लिए हमने तरंगागर का निर्माण किया है। अब आती है इंपॉर्टेंट बात। अब आप यहाँ पे गौर से देखते हो तो S1 के लिए भी आपको एक सॉलिड लाइन नज़र आ रही है, S2 के लिए भी आपको एक सॉलिड लाइन नज़र आ रही है, यानी कि ये दोनों जो लाइनें हैं वो गरत की लाइनें हैं। इसी प्रकार S1 के लिए डॉट लाइन है और S2 के लिए भी डॉट लाइन है। ये दोनों लाइनें जो होंगी वो किसकी लाइनें होंगी, सरंग की लाइनें होंगी। अब आप क्या करोगे, इस पूरे स्ट्रक्चर में उन बिंदुओं को तलाश कीजिए जहाँ पे या तो सरंग सरंग की रेखाएं आपस में मिलती हैं। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट हो गया, एक का डैश डैश रेखा और दूसरे की डैश डैश रेखा जहाँ आपस में मिलती है वो सरंग सरंग पॉइंट रेखा का मिलान बिंदु होगा। या फिर आप उस बिंदुओं को देखिए जहाँ पे गरत और गरत की रेखा मिलती है, यानी कि सॉलिड सॉलिड रेखाएं मिलती हैं। ऐसा आपको यहाँ पे पहचान करनी है। तो ज़रा गौर से देखना बात को कि सबसे पहले मैं सॉलिड सॉलिड लाइनों को मैच करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि ये जो पॉइंट है वो सॉलिड सॉलिड लाइन का पॉइंट है। इसी प्रकार से आगे ये भी सॉलिड सॉलिड का पॉइंट हो गया, ये भी सॉलिड लाइनों का पॉइंट हो गया, यानी कि ये गरत और गरत आपस में मिल चुके हैं। इनके बीच में आपको सरंग और सरंग वाली रेखाएं भी मिलान करती हुई नजर आएंगी। तो कहने का मतलब दो सॉलिड लाइन आपस में मिलेंगी वो पॉइंट देखो, और दो डॉटेड लाइन आपस में मिलेंगी वो पॉइंट देखो। इसी प्रकार से आगे यहाँ पे डॉटेड लाइन और नज़र आ रही है। इन सारे बिंदुओं को आप आपस में मिला दोगे तो आपको इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर नज़र आएगा। और जब बच्चों आप प्रकार की सहायता से प्रॉपरली आरेख मिलाओगे, आरेख बनाओगे, तो ये सारे पॉइंट एक ही रेखा पे आपको नज़र आएंगे। इसी प्रकार से आप सॉलिड सॉलिड और डॉट डॉट की ओर देख लेते हो। ये डॉट डॉट की रेखा हो गई, ये सॉलिड सॉलिड वाले हो गई, सरंग सरंग गरत गरत आपस में फिर से आपको मिलान बिंदु पे मिल रहे हैं, इनको भी आपस में मिला दीजिए। इस प्रकार से आपको एक रेखा और मिलेगी। चलो आगे और चलते हैं। ये सॉलिड सॉलिड है, ये डॉट डॉट है, ये सॉलिड सॉलिड, ये डॉट डॉट, फिर ये सॉलिड सॉलिड, फिर ये आगे डॉट डॉट, इनको भी आप आपस में मिलाओगे तो इस प्रकार से आपको आगे रेखाएं नज़र आएंगी। ओके, चलिए आगे और चल लेते हैं या फिर नीचे की ओर देख लेते हैं। ये हो गया अपने सॉलिड सॉलिड, ये डॉट डॉट हो गया, ये सॉलिड हो गया, ये डॉट हो गया। इस प्रकार से भी आपको रेखा मिल जाएगी, यानी कि आपको यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं नज़र आ रही है। मैंने कुछ एक पॉइंटों को लिया है जो या तो सॉलिड सॉलिड रेखाओं का मिलान बिंदु है या डॉटेड रेखाओं का मिलान बिंदु है। इन बिंदुओं पर जो तीव्रता उत्पन्न होती है वो मैक्सिमम होती है, यानी कि समपोषी व्यतिकरण बनता है। कौन सा व्यतिकरण बनेगा? समपोषी व्यतिकरण का निर्माण होगा। तो यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दो तरंगे आपस में टकराई, कटान बिंदु आया। कटान बिंदु यदि सरंग सरंग का बिंदु है या गरत गरत का मिलान बिंदु है तो वहाँ पे तीव्रता का मान मैक्सिमम होता है, और वहाँ पे तीव्रता मैक्सिमम यानी कि समपोषी व्यतिकरण बनता है। ऐसा क्यों होता है, मैक्सिमम क्यों होता है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि अपने पास एक तरंग कुछ इस प्रकार की है, दूसरी तरंग भी इसी प्रकार की है। इसका विस्थापन मान लो 3 सेंटीमीटर, इसका विस्थापन 2 सेंटीमीटर। सरंग सरंग को आपस में मिलाओगे तो ये 3 और ये 2 मिलके कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर।
गरत है वो -3 सेंटीमीटर है, यहाँ पे गरत -2 सेंटीमीटर है। यहाँ भी आप मिलान करोगे तो आपस में वैल्यू तो जुड़ेंगी, -5 यानी कि वैल्यू तो हमें 5 ही मिलेगी, और यहाँ भी हमें 5 मिलेगी, यानी कि ये दोनों संख्याएं प्लस की हैं या दोनों संख्याएं माइनस की हैं। तो माइनस माइनस वाली को भी जोड़ दो चाहे, और प्लस प्लस वाली को जोड़ दो चाहे, आपस में निशान सेम होने के कारण जुड़ती हैं, यानी कि वैल्यू हमें मैक्सिमम मिलती है, यानी कि तीव्रता का मान हमें अधिकतम प्राप्त होता है। तो कौन सा व्यतिकरण बनेगा? समपोषी व्यतिकरण, यानी कि जिन बिंदुओं पर सरंग सरंग या गरत गरत का मिलान होता है वहाँ पे तीव्रता हमें मैक्सिमम मिलती है, और उन बिंदुओं पे समपोषी व्यतिकरण का निर्माण होता है। अब अपने बात करेंगे उन बिंदुओं की जहाँ पे एक सरंग और एक गरत का पॉइंट मिलेगा, और जहाँ पे सरंग और गरत के पॉइंट मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे +3 है और यहाँ पे गरत में -2 है, +3 ये सरंग का पॉइंट हो गया, गरत -2 है, तो परिणामी मान 1 मिला। तो जहाँ पे तीव्रता जहाँ पे गरत और सरंग मिलेंगे वहाँ पे तीव्रता है वो कितनी बनेगी? मिनिमम बनेगी, और वहाँ पे बनेगा विनाशी व्यतिकरण। कुल मिलाकर के आप ये समझ सकते हो कि अपने यहाँ पे विनाशी और समपोषी व्यतिकरण के बिंदुओं को तलाश कर रहे हैं। अभी हम क्या करने वाले हैं? अभी अपने उन बिंदुओं को तलाश करेंगे जहाँ पे या तो सरंग और गरत का पॉइंट मिलता है या फिर दूसरी का गरत और पहली का सरंग का मिलान होता है, यानी कि एक सरंग और एक गरत का मिलान हमें देखना है। तो सबसे पहले मैं इन दो रेखाओं के बीच में देख लेता हूँ, तो आपको ये पॉइंट नज़र आएगा, एक सरंग है एक गरत है, आगे ये पॉइंट होगा, ये आगे के बहुत सारे पॉइंट जो मैं डॉट डॉट कर रहा हूँ, इन पॉइंटों पर इन पॉइंटों पे क्या है? गरत और सरंग दोनों रेखाएं आपस में मिल रही हैं, और इनको यदि मैं इस प्रकार से मिला दूं तो इस प्रकार से आपको एक रेखा नज़र आएगी। ओके, सो ये जो रेखा है, जो बीच वाली रेखा है, यहाँ पे सरंग और गरत का मिलान है, और तीव्रता है वो न्यूनतम है। न्यूनतम तीव्रता की ये जो रेखा आपको नज़र आ रही है, न्यूनतम तीव्रता के जो बिंदु थे उनको हमने मिलाया, वहाँ पे एक रेखा बनी। उस रेखा को अपने कहते हैं बच्चों निस्पंद रेखा। कौन सी रेखा? निस्पंद रेखा। और जहाँ पे तीव्रता मैक्सिमम के बिंदु हमने मिलाए थे, इसको छोड़ दो बाकी सारे मैक्सिमम के थे, ये जो रेखा होती है वो कहलाती है बच्चों प्रस्पंद रेखा। तो ये सारी प्रस्पंद रेखाएं बचेंगी शेष। ओके, चलो निस्पंद रेखा और निकालते हैं। इन दो रेखाओं के बीच में भी आप देखोगे तो ये सरंग और गरत का मिलान, यहाँ भी सरंग और गरत, यहाँ पे ये बहुत सारे पॉइंट आपको सरंग और गरत के मिलेंगे। बच्चों आप इनको आपस में मिला देना, तो ये रेखा भी अपने को एक निस्पंद रेखा नज़र आएगी। इसी प्रकार दो प्रस्पंद के बीच में वापस से चेक करते हैं, तो ये एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट, ये तीसरा, चौथा, पांचवा। तो बच्चों आप इनको भी आपस में मिलाओगे तो भी आपको एक निस्पंद रेखा नज़र आएगी। कहने का मतलब ये हो गया कि दो प्रस्पंद के बीच में आपको एक निस्पंद मिलेगा, या यूं समझ लो दो निस्पंद के बीच में आपको एक प्रस्पंद मिलेगा, या बेटर तरीका है आप यूं समझ लो एक प्रस्पंद फिर निस्पंद फिर प्रस्पंद फिर निस्पंद फिर प्रस्पंद या निस्पंद। कहने का मतलब प्रस्पंद और निस्पंद हैं वो क्रमागत बनते हैं। तो प्रस्पंद रेखा कौन सी होगी? उच्चतम तीव्रता के बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त होने वाली रेखा प्रस्पंद रेखा होती है, और न्यूनतम तीव्रता के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा निस्पंद रेखा होती है। चलिए आगे अब अपने फॉर्मेट तैयार करते हैं। अब बच्चों क्या करोगे? अब इन सभी रेखाओं को आप एक पर्दे के ऊपर आपतित करवाओ। ये अपने पास पर्दा हो गया। क्या हो गया? ये एक पर्दा हो चुका है। प्रस्पंद रेखा उच्च तीव्रता की रेखा है। ये रेखा जब भी पर्दे पे जाके टकराएगी, इसके पास तीव्रता अधिकतम है, तो इस पर्दे पे यहाँ पे चमक उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी? चमक उत्पन्न होगी। पर्दे का वो भाग चमकता हुआ नजर आएगा। यूं समझ लो जैसे ये लगेगा जैसे यहाँ पे कोई हमने बल्ब लगा रखा हो या कोई ट्यूबलाइट लगा रखी हो छोटी वाली, तो यहाँ पे चमक पैदा होगी। निस्पंद जिसकी तीव्रता न्यूनतम है, ये पर्दे पे जब टकराएगा तो यहाँ पे अंधेरा उत्पन्न होगा, काला प्रकाश यहाँ पे होगा, जैसा कि अंधेरी रात इतने भाग में हो चुकी हो। ओके, तो यहाँ पे अपने चमक पैदा होगी, यहाँ पे अपने इस प्रकार से अंधेरा होगा। ठीक है जी। फिर ये प्रस्पंद रेखा उच्च तीव्रता की आ गई, तो फिर ये जब टकराएगी पर्दे के ऊपर तो फिर से चमक पैदा हो जाएगी। कुछ ऐसा सिस्टम बनेगा। ओके, फिर निस्पंद टकराएगा तो फिर यहाँ पे वापिस से अंधेरा उत्पन्न हो जाएगा।
प्रस्पंद उच्च तीव्रता का है तो फिर यहाँ से वापस दोबारा चमक उत्पन्न हो जाएगी इस प्रकार से, और फिर निस्पंद टकराएगा तो फिर वापस से अंधेरा उत्पन्न हो जाएगा। कहने का मतलब जो प्रस्पंद रेखा पर्दे पे टकराती है वहाँ पे चमक उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? चमक। और निस्पंद टकराता है वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे अंधेरा उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न हो जाएगा जी? वहाँ पे अंधेरा उत्पन्न होगा। तो प्रस्पंद में चमक होगी फिर अंधेरा। कहने का मतलब यहाँ पे चमक अंधेरा फिर चमक है फिर अंधेरा होगा फिर चमक होगी फिर अंधेरा होगा। इस प्रकार से आप जरा कल्पना करके देखना कि आपके सामने एक पर्दा है, जैसे कि ये ब्लैक बोर्ड एक पर्दा समझ लो आप। यहाँ पे चमक नजर आ रही है, यहाँ पे चमकता हुआ भाग है, यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा दिखे, यहाँ चमकता हुआ नजर आए, यहाँ पे अंधेरा दिखे, तो आपको कैसा महसूस होगा? ठीक वैसा का वैसा प्रतिरूप यहाँ पे बनता है। ओके, अब जहाँ चमक उत्पन्न होती है, पहली बात तो ये कि प्रस्पंद और निस्पंद रेखा इस पर्दे पे जहाँ भी जाके टकराती हैं वहाँ पे फ्रिंज का निर्माण होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे चमकीले और अंधेरे जो भाग नज़र आते हैं, जो क्रमागत नज़र आते हैं, उन भाग को अपने फ्रिंज कहते हैं। और जिस फ्रिंज पे चमक पैदा होती है वो दीप्त फ्रिंज कहलाती है, और जिस फ्रिंज पे अंधेरा उत्पन्न होता है वो अदीप्त फ्रिंज कहलाती है। तो दीप्त और अदीप्त कर्मागत रूप से लगातार बनती जाती हैं। और यहाँ पे ये जो प्रतिरूप बनता है वो व्यतिकरण प्रतिरूप होता है यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। तो व्यतिकरण प्रतिरूप में क्या होगा? दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें जो होंगी वो एकांतर क्रम में बनेंगी, पहले दीप्त फिर अदीप्त फिर दीप्त और फिर अदीप्त। और इस प्रकार से यहाँ पे व्यतिकरण प्रतिरूप हमें तैयार मिलता है यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अनुसार। सो बच्चों, अब आगे ये फ्रिंजें कितनी मोटाई की बनेंगी, क्या क्या इसके ऊपर इफेक्ट होंगे आपतित होने वाले प्रकाश के, इन सभी बातों को अपने जानेंगे कल। आज हमने जाना है व्यतिकरण प्रतिरूप बनता कैसे है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अनुसार। सो आज के लिए बस इतना ही, कल लौटेंगे इसी फ्रिंजों को आगे बढ़ाने के लिए। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।